जिया हो बिहार के लाला, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं महाकुंभ सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों के सिलेबस इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करने चल रहा हूं। आज से मात्र 20 मिनट की डेली मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। 1 से 2 क्लासेज में आप लोगों को शेयर करूंगा। बस आपका काम क्या है, जो 1 से 2 क्लासेज मेरे द्वारा शेयर की जाए उन दो सभी क्लासेज को अच्छे तरीके से देखते चलना है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं उसी तरह से आप लोगों ने भी मेहनत कर लिया तो इस बात की मैं दावा करता हूं कि बिहार अर्थात बीपीएससी के एग्जाम में कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उसको आप लोग पढ़ते चलिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आज आप पढ़े उसे कल जरूर एक बार रिवीजन करें साथियों। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। आइए है हमारा पहला एपिसोड की बात करते हैं। ये है हमारा पहला एपिसोड। आइए प्रारंभ करते हैं पहला एपिसोड से। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये है साथियों कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। कहीं जाइएगा नहीं, अभी आप देखिएगा एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन मैं आपको कनेक्ट करके दूंगा। जैसे कि बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो नवाब आगा खान की बात करते हैं और नवाब मोहसिन उल मुल्क की बात करते हैं। इन लोगों ने क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किया था साथियों। आइए एक बार हम मुस्लिम लीग के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो यह किस प्रकार का संगठन है साथियों। वैसे तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आइए जान लेते हैं। देखिए मुस्लिम लीग की बात करते हैं साथियों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को साथियों। देखिए दूसरी बात करते हैं, चलिए यहाँ पर एक मिनट साथियों। हाँ, 30 दिसंबर 1906 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, इसका पहला अधिवेशन हुआ था साथियों 1907 में हुआ था। और वो भी कहां पर हुआ था, कराची में हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो यह एक राजनीतिक संगठन था साथियों। और इसका पहला अधिवेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, लिखते चलता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने पर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए समझते हैं साथियों मुस्लिम लीग के बारे में। तो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं साथियों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहली बात आइए जान लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 की बात करते हैं। तो 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी साथियों। दूसरी बात करते हैं, आखिर मुस्लिम लीग को मतलब एक तरह से स्थापित करने का या इस संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखिएगा इसके मूल उद्देश्य के बारे में। तो इसका मूल उद्देश्य ये था साथियों कि भारतीय मुसलमानों की एक तरह से अधिकारों की रक्षा करना। तो भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं साथियों, तो भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं। तो भारतीय मुसलमानों की अधिकारों की बात करते हैं साथियों, इनके अधिकारों की रक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत के मुस्लिम थे साथियों, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन से संगठन को बनाया गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मुस्लिम लीग की बात करते हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग की बात करते हैं साथियों, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो इस बात को भी जानना बेहद जरूरी है कि पहला अधिवेशन, देखिए पहला अधिवेशन का मतलब हो जाता है साथियों पहले बैठक की बात करते हैं। तो पहला बैठक कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और ये बैठक कहां पर हुई थी साथियों, तो ध्यान रखिएगा यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, कराची की बात करते हैं। तो कराची की बात करते हैं साथियों, तो कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अच्छा, मुस्लिम लीग की बात करते हैं साथियों, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके जो प्रमुख नेता थे साथियों वो थे मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं साथियों, तो ये जो थे इसके प्रमुख नेता थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो एक तरह से मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे साथियों। मोहम्मद अली जिन्ना के ही नेतृत्व में अगर आप देखते हैं तो 1940 में क्या होता है कि पाकिस्तान की मांग की जाती है। कहा जाता है कि भारत से कि देखिए भैया, हमें एक तरह से भारतीय लोगों के साथ नहीं रहना है, अर्थात भारतीय हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, बल्कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, वो भी
मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, जो कि उन्होंने धर्म के आधार पर ये मान किया था साथियों कि धर्म के आधार पर हमें अलग होना है साथियों। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 1947 में फिर क्या होता है कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो दो क्षेत्र मिलता है, एक तो अगर आप देखते हैं जो अभी पाकिस्तान आप देखते हैं उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है, और दूसरी बात करते हैं साथियों जो आज बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान जब एक तरह से भारत से अलग हुआ था तो उसे दो हिस्से मिले थे, क्योंकि दो जगह पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे साथियों, इसलिए अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान को दो हिस्से मिले थे। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान। अच्छा, ये डिमांड कब रखी गई थी? 1940 में क्या हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर में एक प्रस्ताव रखा गया था साथियों, वो था लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव, कि एक तरह से भारत को अलग, मतलब हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए, वो है पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे भी साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका अधिवेशन कब हुआ था साथियों, और एक किस लिए इसको स्थापित किया गया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और इसकी स्थापना किसने किया था या किन किन लोगों ने किया था, तो नवाब आगा खां की बात करते हैं और नवाब मोहसिन उल मुल्क की बात करते हैं साथियों। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। अब आइए हम बात करते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न के बारे में साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध की बात करते हैं, तो बंगाल की बात करते हैं साथियों, तो बंगाल का विभाजन किया गया था, यानी कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध के कारण स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। स्वदेशी आंदोलन साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो बहिष्कार आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था, तो आनंद मोहन बोस ने किया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात करते हैं। इन लोगों ने क्या किया था, बंगाल में, मतलब बंगाल विद्रोह का एक तरह बंगाल के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था साथियों, ध्यान रखिएगा। एक तो आनंद मोहन बोस थे और दूसरी बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं। चलिए आइए एक बार हम बंगाल विभाजन के बारे में और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बंगाल की बात करते हैं साथियों, तो अगर आप देखते हैं तो 1905 के आसपास अगर आप देखेंगे तो बंगाल जो था भारत का सबसे बड़ा हिस्सा था साथियों। तो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा था, या कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, चाहे वो ज्योग्राफिकल बेस पर आप देखें, अर्थात कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र पर, या जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, तो दोनों ही क्षेत्रों में अगर आप देखते हैं तो बंगाल सबसे समृद्ध यानी कि सबसे बड़ा एक तरह से प्रांत हुआ करता था या राज्य हुआ करता था उस समय भारत का। और यहीं पर यदि आप देखते हैं तो या यहीं से क्या होता है कि अंग्रेजों ने अपने शासन प्रशासन की शुरुआत की थी साथियों। याद करिए, एक तरह से प्लासी के युद्ध की बात करते हैं, जो कि यहीं पर हुआ था, प्लासी के युद्ध पहला। तो अंग्रेजों ने पहला युद्ध लड़ा था प्लासी का, वो भी जीत लिया था साथियों, और तभी से अंग्रेजों को पता चला कि हमें भारत में शासन करना कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलकर जब बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों बिहार में, जो कि अगर आप देखते हैं तो बिहार भी बंगाल के साथ पहले जुड़ा हुआ था साथियों। तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में एक तरह से अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजी सत्ता कायम किया था साथियों। जिस तरह से याद करिए आप लोग की एक तरह से मोहम्मद गोरी के बारे में अगर आप जानते हो, तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, तराइन के दो युद्ध को लड़ा था। एक तो 1191 में उसका पहला युद्ध हुआ था और दूसरा 1192 में, जिसमें दूसरे युद्ध को जीता था। तब वो जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान से उसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना किया था। उसी तरह से अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने जब 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है कि बक्सर का युद्ध जीतते हैं, तब क्या होता है, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना करते हैं, जो कि हम आगे इसके बारे में जानेंगे भी। लेकिन आइए अभी हम समझ रहे हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल जो था एक तो उस समय अगर आप देखते हैं 1905 के आसपास, तो बंगाल भारत का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा प्रांत था साथियों। देखिए जैसा कि बात करते हैं अंग्रेजों की बात करते हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। उसके पीछे का मूल कारण क्या था साथियों, क्योंकि अंग्रेजों को ये लग रहा था कि बंगाल में जो हिंदू है और बंगाल में जो मुस्लिम है, अगर ये सब एक साथ हो गए और एकजुट हो गए तो हमारे खिलाफ एक तरह से
युद्ध छेड़ देंगे या आंदोलन छेड़ देंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ से भागना पड़ जाएगा साथियों। और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने जब देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों और भारतीय जो हिंदू हैं ये आपस में एक होने का प्लान कर रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से बंगाल को ही दो भागों में बांट दिया। जिधर एक तरफ मुस्लिम क्षेत्र था उसको अलग कर दिया और हिंदू क्षेत्र वाला जो था उसको अलग कर दिया साथियों। तो याद रखिएगा, जैसा कि बात करते हैं, एक तो बंगाल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो एक तो दो भागों में पहली बात करते हैं पूर्वी बंगाल की बात की जाती है, और दूसरी बात याद रखिएगा आप सभी लोग पश्चिमी बंगाल की बात की जाती है। तो बंगाल को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा है पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं। इस समय अगर आप देखते हैं तो भारत का वायसराय कौन था साथियों, तो इस समय अगर आप देखेंगे तो भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था साथियों, तो लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो था वो इस समय एक तरह से अगर आप देखते हैं तो भारत का वायसराय था। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था महोदय, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, अब देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है, याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है 20 जुलाई। कब घोषणा की जाती है साथियों, 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को कहा जाता है कि अब क्या होगा कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक पूर्वी बंगाल में, दूसरा पश्चिमी बंगाल में। और जिसको लेकर अगर आप देखते हैं तो जैसे ही भारतीय लोगों को पता चलता है, अर्थात बंगाल के लोगों को पता चलता है, वैसे ही वे लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक अधिवेशन किया जाता है, अर्थात एक बैठक की जाती है साथियों, बंगाल विभाजन के ही विरोध में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में क्या होता है, कलकत्ता की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कलकत्ता के टाउन हॉल की बात करते हैं। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या होता है साथियों, एक अधिवेशन होता है, अर्थात कह सकते हैं एक बैठक होती है। ठीक है, और इस बैठक के माध्यम से अधिवेशन के माध्यम से यह डिसीजन लिया जाता है कि हमें क्या करना है कि बंगाल विभाजन का विरोध करना है। और बंगाल विभाजन का हम विरोध या इसको हम मतलब अगर हम इसका विरोध करेंगे तो बंगाल दो भागों में नहीं बटेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ और भी नया करना पड़ेगा। तो फिर क्या नया किया गया, एक तरह से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया साथियों, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं और बहिष्कार आंदोलन की बात करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन चलाया जाता है और कहा जाता है कि अब हमें क्या करना है साथियों कि एक तरह से विदेशी वस्तुओं को त्याग करना है और अपने देश की वस्तुओं को क्या करना है, अपनाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अंग्रेज जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, ये हमारे इस फैसले से कहीं ना कहीं एक तरह से पीछे हट जाएंगे। बंगाल को दो भागों में बांटने से एक तरह से वे रुक जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार कहानी में कि अंग्रेज इतनी जल्दी हमारी बातों से हतोत्साहित नहीं होते थे, इतनी जल्दी भी अपने डिसीजन को नहीं बदलते थे, और आखिरकार इसका विरोध हो ही रहा था। लेकिन क्या होता है साथियों कि 16 अक्टूबर 1905 की बात करते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि बंगाल को दो भागों में बांटे दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि आखिरकार क्या होता है कि बंगाल को दो भागों में बांटे दिया जाता है साथियों। तो याद रखिएगा बांटने का समय क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 की बात करते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आखिर बंगाल को दो भागों में कब बांटा गया, तो ध्यान रखिएगा कब प्रभावी हुआ कानून, तो 16 अक्टूबर 1905 की बात करते हैं साथियों। ठीक है, देखिए जब बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है साथियों, तो आगे चलकर क्या होता है कि पूरे बंगाल के जो लोग होते हैं इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। बंगाल के जो लोग होते हैं साथियों इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका मानना होता है कि अब क्या करें, एक तरह से हम लोग तो आपस में बट चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा से ही बड़े बड़े नेता रहे हैं जो बड़े बुद्धिजीवी किस्म के रहे और बड़े दूरदृष्टि किस्म, मतलब दूरदृष्टि की बात करते हैं उनकी उन बुद्धिजीवी, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो वो दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि देखो ये जो आप शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं, अगर शोक आप मनाते हैं, आप दुखी रहेंगे, तो इससे अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि वाकई में जो इन लोगों को हमने बांटा है और सही बांटा हुआ है। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो चुका। अच्छा, अंग्रेजों से एक प्रश्न किया गया, जब ये पूछा गया कि भाई आप बंगाल को आखिर दो भागों में क्यों बांट रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का जवाब होता है कि देखो जो बंगाल है
एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे वो भौगोलिक रूप से देखा जाए, चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, और यहाँ का शासन प्रशासन चलाने में हमें काफी ज्यादा कठिनाई हो रही है। इसलिए हम बंगाल को दो भागों में बांट रहे हैं साथियों। कौन कह रहा है ऐसा? अंग्रेज कह रहे हैं। जबकि इसके पीछे का मूल उद्देश्य ये था साथियों कि अंग्रेजों को पता था कि अगर भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू एक हो गए तो समझ लीजिए यहां से हमें जल्दी ही खदेड़ देंगे। इसलिए क्या था कि अंग्रेजों ने ऐसे मतलब एक तरह से बांटने के पीछे का उद्देश्य ये था, लेकिन फ्रंट पर आकर कुछ और ही बोल रहे हैं। वही बात हो गई, अब अंदर कुछ डिसीजन और लिया जा रहा, बाहर कुछ और। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, उनके कहने पर क्या किया जाता है? राखी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? तो क्या मनाया जाता है? तो राखी दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि देखो, हमें अंग्रेजों को ये दिखाना है कि हिंदू मुस्लिम को आप कितना भी अलग करना चाहें लेकिन अलग नहीं होंगे। हमें कोई सरहद, एक तरह से कोई बॉर्डर हमें अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे दिल खून सब एक है। तो कहीं ना कहीं हम एक है, तो एक तरह से इससे क्या होगा कि अंग्रेजों को यह आभास होगा कि इनको बांटने से कोई फायदा नहीं होगा। और राखी दिवस में ये कहा गया था कि एक दूसरे को राखी बांटेंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे। इससे अंग्रेजों को लगेगा कि वाह भाई ठीक है, इनको बांटने से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ साथियों। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की बात करते हैं साथियों। तो बंगाल विभाजन कब होता है ये मैंने आपको बता दिया, मतलब इसकी घोषणा कब की जाती है और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू होता है और कब शुरू होता है, शोक दिवस क्या था, राखी दिवस क्या था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो बंगाल विभाजन का विरोध होता ही रहता है। तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अरुणडेल कमेटी की बात करते हैं साथियों। तो अरुणडेल कमेटी को गठन कर दिया। किसको गठन कर दिया साथियों? अरुणडेल कमेटी को गठित कर दिया 1906 में। अरुणडेल कमेटी से कहा गया कि आप हमें ये बताइए, जो हमने बंगाल को दो भागों में बांटा हुआ है, क्या हमने सही बांटा हुआ है कि नहीं? किसके नेतृत्व में? ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं साथियों। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। इसके नेतृत्व में क्या होता है कि एक तरह से अरुणडेल कमेटी को गठित किया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी लिख लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करते हैं। इसके नेतृत्व में क्या किया जाता है साथियों? अरुणडेल कमेटी का गठन किया जाता है। इससे ये पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि जो हमने बंगाल को दो भागों में बांटा हुआ क्या सही है या नहीं। तब फिर अरुणडेल कमेटी अपना सुझाव देती है कि देखिए, बंगाल विभाजन को, बंगाल को जो आपने दो भागों में बांटा हुआ है ये सही नहीं है, इसे दोबारा एक कर देना चाहिए, यानी कि पुनः एक कर देना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या होता है, लेकिन अंग्रेज ऐसा करते उरते नहीं भैया। ठीक है, अरुणडेल कमेटी भले कह देती है कि बंगाल को पुनः एक कर दिया जाए, लेकिन ऐसा अंग्रेज करते उरते नहीं है। तो आगे चलकर क्या होता है साथियों कि 1911 की बात करते हैं। 1911 में अगर आप देखते हैं तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है साथियों? दिल्ली दरबार की बात करते हैं। तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होता है और बहुत बड़ा एक तरह से दरबार लगता है दिल्ली में। अब इस समय क्या होता है कि जो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जो अंग्रेजों के राजा थे साथियों, यानी कि ब्रिटेन के राजा आ रहे थे यहाँ पर दिल्ली में। जॉर्ज पंचम की बात करते हैं, वो आ रहे थे। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो उनकी पत्नी, कह सकते हैं उनकी रानी की बात करते हैं, मैरी यहाँ पर आ रहे थे दिल्ली। और जिसको लेकर क्या था साथियों, अंग्रेज बहुत ज्यादा एक तरह से डरे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरह से ये जो भारतीय लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान पहुंचा दे साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो, एक तरह से नुकसान पहुंचा दे उनके आने पर। तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डरे थे। फिर आगे चलकर क्या होता है, 1911 में ही दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है, इसे अगर आप देखते हैं आयोजन में क्या होता है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं साथियों। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं, इसने क्या किया था, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में क्या हुआ था, किसके कहने पर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं साथियों। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के क्या नाम है, कहने पर एक तरह से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है कब साथियों? तो याद रखिएगा, दिल्ली दरबार के आयोजन में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और यहीं पर एक और डिसीजन लिया जाता है साथियों, दिल्ली दरबार में ही। भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी, अब भारत की राजधानी क्या कर दी जाती है साथियों? दिल्ली कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अब यहीं से इसी समय से क्या होता है, भारत की राजधानी बदल जाती है। और भारत की राजधानी क्या बन जाती है? तो भारत की राजधानी बन जाती है साथियों दिल्ली की बात करते हैं।
तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित होती है। आप सभी लोग बताएंगे 1911 में। अगर ये पूछा जाता है किस आयोजन में, तो आप बताएंगे दिल्ली दरबार आयोजन में। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके समय में की गई थी, याद करिए मैंने आप लोगों को बताया था लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, इसके समय में साथियों की गई थी। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो आप सभी लोगों ने देखा ये प्रश्न एक था, लेकिन एक प्रश्न के साथ मैंने आप सभी लोगों को कई प्रश्नों के बारे में बता दिया साथियों। ठीक है, अब हम बात करेंगे लखनऊ समझौता के बारे में। और लखनऊ समझौता कब हुआ था साथियों, 1916 में हुआ था। इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए पहली बार क्या होता है कि लखनऊ समझौता पहली बार क्या होता है कि कांग्रेस की बात करते हैं और मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो पहली बार क्या होता है कांग्रेस और मुस्लिम दोनों एक मंच पर आती हैं लखनऊ में साथियों। तो कांग्रेस और मुस्लिम एक मंच पर आती हैं साथियों 1916 में, ध्यान रखिएगा। और एक इसलिए था हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ समझौता हुआ था साथियों लखनऊ में। और कहा गया कि हम सभी लोग एक होकर क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, यानी कि आंदोलन करेंगे, उनको यहाँ से भगाएंगे साथियों। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो समझौता कराया था वो किसने करवाया था, सरोजनी नायडू जी की बात करते हैं। तो सरोजनी नायडू जी की बात करते हैं साथियों, इन्होंने क्या किया था, लखनऊ समझौता की मीडिएटर बनी थी साथियों, यानी कि समझौता कराया था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था लखनऊ समझौता की, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसकी अध्यक्षता किया था साथियों किसने, इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार की बात करते हैं। तो अंबिका की बात करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार की बात करते हैं साथियों, इन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को 1 से 2 प्रश्न में, 3 प्रश्न में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने देखा कि ज्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न में ही 3 प्रश्न में ही आप लोगों ने देखा, 3 से 4 प्रश्न में मैंने आप लोगों को कम से कम 20 से 25 प्रश्न बता दिया, या कह सकते हैं 20 से 25 पॉइंट के बारे में क्लियर करवा दिया। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ लिया तो इस बात की मैं दावा करता हूं कि कहीं से लेकर कहीं तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ सके, तो फिर मेरा भी तैयारी कराने में और ज्यादा मन लगे साथियों बीपीएससी वालों को। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होंगी और इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।